हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और यूपी टेट का 2016 का जो पेपर है साइंस का पेपर 2 वो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ, जिसमें है क्वेश्चन 1, 3 वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm respectively are connected in parallel. The equivalent resistance of the circuit is। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट में 6/11 दिया गया है, फिर 11/6, फिर 6 ohm और 1/6 ohm। तो इसको देखिए, इसका जो भी आंसर है वो तो हमें सामने भी आने वाला है स्क्रीन पर, लेकिन इसको हम देखते हैं कि इसको हम एक्चुअल में करें कैसे। ये न्यूमेरिकल है तो इसको करके देखते हैं। देखिए आपका आंसर है 6/11, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। अब ये यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए दो तरह से हमारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। एक तो होते हैं सीरीज़ फॉर्म, यानी कि सीरीज़ में एक लाइन में ये जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे लाइन में पूरे जुड़ते चले जाते हैं। एक रजिस्टर, दो रजिस्टर जितने भी हमें लगाने हैं तो वो सीरीज़ में लगा दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि R इक्वल्स टू जो फाइनल रेजिस्टेंस हमारा होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो क्या होता है R1 + R2 + R3। लेकिन जब बात होती है पैरेलल की, ठीक है, जो पैरेलल में अरेंज होते हैं तो वो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + R2, या जितने भी रजिस्टर उससे जुड़े हुए हैं तो वो 1/R के फॉर्म में उनका एडिशन होता है। तो जब बात आती है कि ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल में हमेशा ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है, एक लाइन में नहीं होंगे। ये 3 रजिस्टर है यहाँ पे 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm के, और ये फिर ऐसे करके जुड़े होंगे, पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अपने फिर हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग कि 1/R इक्वल्स टू हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/1, 1 + 1/2, 1/3। ठीक है, तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम करके इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करके फाइनली हमारा 1/R आया 11/6। लेकिन हमें निकालना है रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/11 ओम। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड v एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन अ गैस इज। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, फिर सेकेंड है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, फिर है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, तो इन ऑप्शन में हमारा एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि v इक्वल्स टू होता है √γ RTM। अब हमें यहाँ दो चीज़ों के बीच में रिलेशन पूछा गया है, एक तो हमारा t और एक v, बाकी से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। ठीक है, यानी कि इसमें अगर देखिए तो हमारा ये सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन 2, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया है। इसमें ये पूछा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो देखिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो बेस्ड करता है दो चीज़ों पे। एक तो डेंसर हमारा जो रे है वो किधर से किस मीडियम में जा रही है, यानी कि जैसे कि डेंसर मीडियम टू रेयरर आ रही है या रेयरर टू डेंसर जा रही है, इस पे डिपेंड करता है कि जो ट्रैवलिंग हो रही है वो किधर से किधर हो रही है। दूसरा होता है क्रिटिकल एंगल। तो हमेशा जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो उसमें हमेशा जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे हमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर हम देखें तो देखिए जब भी एयर टू वाटर हम जा रहे हैं, एयर टू ग्लास जा रहे हैं, वाटर टू ग्लास जा रहे हैं, लेकिन जो ग्लास टू वाटर जा रहे हैं उसमें हम क्या हो रहा है, हमारा डेंसर टू रेयरर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ग्लास क्या होता है, सॉलिड होता है, और जो वाटर है वो लिक्विड होता है। इसके मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, इसके दूर होते हैं। तो ये यहाँ पे डेंसर टू रेयरर में जा रहे हैं। तो जब भी हम डेंसर टू रेयरर जाएंगे हमेशा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरी तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, स्मॉलर होगा हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेनन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन 4, ग्लास टू वाटर। क्वेश्चन 4 पे देखिए मोमेंटम से बहुत तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही हम देखते जा रहे हैं। 19 से अब हम जैसे 16 पर आ गए तो हम देख रहे हैं कि वही क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ले लिया जाता है और उसी से 4-5 तरह के हर साल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं।
तो देखिए ये आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जो आपका यूपी टेट है या सी टेट है, जो भी टीचिंग एग्जाम्स है वही तो आपके असिस्टेंट टीचर के एक क्राइटेरिया बनाते हैं ना, तो उसी पे आपका ये सारा बेस्ड करेगा। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल m है, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m इज p, द काइनेटिक एनर्जी विल बी। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दी है, लेकिन इसको हम डेरिवेशन के थ्रू देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। यहाँ पे तो p²/2m है, तो हम पीछे इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए p इक्वल्स टू होता है mv, सबको पता है v। अब अगर हम v को सब्जेक्ट बना लें तो v इक्वल्स टू p/m हो जाता है। और जैसे कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। और अगर हम हाफ mv में v को इसकी वैल्यू जो है v इक्वल्स टू p/m को पुट करते हैं तो हमारा ये दिखाई देगा। और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं mm कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा p²/2m। उसके बाद यही हमारा आंसर हो गया, तो हमें एक ऑप्शन अपना पूरा मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टिविटी E। देखिए रेजिस्टिविटी को हम हमेशा रो से डिनोट करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने यहाँ पे इसको E से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, स्मॉल e। तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट होता है, द हीट जनरेट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से क्या होगा। तो इसको पूरा हम डेरिवेशन पीछे देखते हैं। आंसर इसका 1/E होगा। कैसे होगा ये हम देखते हैं। देखिए रो को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि P इक्वल्स टू होता है v²/r। यहाँ पे v क्या है आपको पता ही है, ठीक है। बट r इक्वल्स टू क्या होता है, ρl/a होता है। लेकिन यहाँ पे रो तो है नहीं, रो की जगह हम क्या डाल देंगे, E डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, r की जगह पे EL/a को पुट करते हैं। तो फाइनली सॉल्व होके हमारा हो जाएगा a v²/EL। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E, ठीक है। तो हमारा 1/E आंसर राइट होता है यहाँ से। अब हम बात करें क्वेश्चन 6। एक फिगर दिया गया है, लॉजिकल सिंबल्स दिए गए हैं, तो पूछा गया है कि ये किस तरह के गेट है। तो ये आपका एंड गेट है, ठीक है। तो और भी तरह के गेट्स की पिक्चर आ सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि ये कौन से गेट है। तो आप सारे गेट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन 7 देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस with initial velocity 10 meter per second along east. A uniform force of 10 Newton towards north is applied on the body. The final velocity of the body after 2 seconds will be. ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्योंकि ये न्यूमेरिकल है तो इसको हम डिटेल में पीछे देखते हैं। तो यहाँ पे मास 2 kg दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। फिर फोर्स हमारा 10 न्यूटन लग रहा है नॉर्थ की तरफ और टाइम क्या है 2 सेकेंड है। और हमें फाइनल जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। देखिए ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी देखिए ईस्ट की तरफ ऐसे जा रही है, इधर की तरफ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था जो फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं ना, ईस्ट इधर आएगा, फिर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये साउथ, ठीक है। तो देखिए नॉर्थ, ये एरो गलत लग गया, यहाँ पे नॉर्थ ये डायरेक्शन होगा, साउथ ये उल्टा लग गया है। तो ये आपका ये हो जाएगा नॉर्थ पोजीशन और फिर टाइम दिया गया t सेकेंड। तो इसको जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हमें फोर्स कितना गया है 10 दिया गया है। और जो हमें AC स्क्वायर निकालना है, यहाँ पर AB हमें फोर्स कितना दिया गया है 10 दिया गया है। BC यानी कि U की बात करें तो वो भी हमें 10 दिया गया है, तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 को जब हम ऐड करेंगे 100 100 200 बन जाएगा। और फिर जब हम इसको 100 रूट में से निकालेंगे, अब हमने यहाँ पे AC इक्वल्स टू 200, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 200 हुआ, तो AC इक्वल्स टू 10√2 हो जाएगा। 10√2 हमारा ये क्या है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकेंड में है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपको 45 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, क्योंकि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये जो दो एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, 45 डिग्री के होंगे। और ये किस तरफ जा रहे हैं, ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा। तो यह आंसर हमारा यहाँ पे 10√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अपने क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8, द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल
तो आयरन को बिल्कुल भी हैलोजिनेशन में यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन निकल को हाइड्रोजनेशन में स्पेशली यूज़ किया जाता है। तो हमें राइट ऑप्शन हमारा सेकेंड ही मिल जाता है, निकल। ठीक है, प्लैटिनम और मोलिब्डेनम भी हमें कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में यूज़ नहीं किए जाते हैं। और प्रोसेस हैं जैसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लैटिनम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन की बात की गई थी, तो उसमें सिर्फ निकल यूज़ किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वाइट पीपीटी व्हेन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है? हमारा टॉलेंस रेजेंट कहलाता है। हमने पीछे भी इससे क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा था कि अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना होगा एसिटिलीन और इथाइन का, तो हम कैसे करेंगे? तो उसका आंसर था टॉलेंस रेजेंट। ठीक है, तो सेकेंड और ट्रिपल बॉन्ड को डिफ्रेंशिएट कर देता है, बता देता है वाइट पीपीटी देके कि ये एसिटिलीन है कि इथाइन है हमारी। तो ये टॉलेंस रेजेंट है। इसकी इन्होंने पूछी है कि क्या किसके साथ ये रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे इथेन हमारा गलत ऑप्शन है। फिर सेकेंड है इथाइलिन, ये भी नहीं है। और एसिटाइलिन या एसिटिलीन हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है थर्ड। इसको हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। देखिए, ये हमारी हो गई एसिटाइलिन और ये हमारा हो गया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि अमोनिकल है, और इसी को क्या कहते हैं? टॉलेंस रेजेंट कहते हैं। ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब ये तीनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है वाइट पीपीटी, अमोनियम नाइट्रेट और 2H2O। ये हमारा जो सिल्वर एसिटिलाइट का वाइट पीपीटी मिलता है, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें यहाँ जो मिली थी ये क्या थी? एसिटिलीन थी। ठीक है, तो ये टॉलेंस रेजेंट हमारे लिए काम यहाँ पे एक डिटेक्शन के लिए, एक टेस्ट के लिए यूज़ में आता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन आ चुका है, ये फिर से रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स इन 128 ग्राम ऑफ SO2 विल बी। तो ऑप्शन जितने भी दिए 1 2 3 4, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 2 मोल। अब कैसे, ये देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स इन 128 ग्राम ऑफ SO2 विल बी। नंबर ऑफ मोल्स हमारे यहाँ पे अगर हम मास देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया? 128। और SO2 का अगर हम निकालें, इसका 64 कैसे आया? तो सल्फर का होता है 32 मास नंबर और इसका 32 होता है, और इसमें ऐड कर देंगे 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। ठीक है, 16 2 सा 32 और 32 कितना बन जाएगा? फाइनली क्या बन जाएगा? 64 बन जाएगा। तो जब हम 128 को 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। तो इस तरह से ये हमें मोल्स निकाल आ जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा, ये आगे भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं आपकी। क्वेश्चन 11, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन आयरन CO5 इज। तो देखिए, ये क्या है? ये आपका ऐसा लीजेंट है जो कि न्यूट्रल है, और ये आपका इसकी जो वैलेंसी होती है जो 0 होती है। ठीक है, तो जब 0 होगी तो ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 हो जाएगी, आयरन को 0 मिलेगा। ठीक है, तो जब CO जो है वो 0 है और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इस केस में, इस कंपाउंड में 0 हो जाती है। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन 1। जैसे हमारे चैनल पे बहुत से कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि मतलब आप असिस्टेंट टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो आप यूपी टेट के प्रीवियस पेपर क्यों करा रहे हैं? तो देखिए बेटा, ये आप लोग अभी नहीं जानते हैं, तो ये बात जान लीजिए कि जो यूपी के एग्जाम्स हैं, टीचिंग एग्जाम्स का अलग क्राइटेरिया होता है। तो जब हम टीचिंग का ही पेपर करें, भाई टेट है, सुपर टेट है, ठीक है, तो एक अपर लेवल आ जाता है। तो ये जो लोअर लेवल है ये आना ज़रूरी है। अगर बच्चे को यही नहीं आएगा तो वो आगे क्या पढ़ पाएगा? जब टेट क्वालिफाई नहीं कर सकता तो वो सुपर टेट क्या देगा? ठीक है, और आप ऑब्वियसली क्वालिफाइड ही होंगे तभी आप इस जॉब को फिलअप कर पा रहे होंगे, लेकिन तब भी हमें कोई भी चीज़ इजी टू टफ लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको ये स्मूथली सारे यूपी टेट के पेपर्स करवाए जाएंगे। और जैसे सपोज कोई मैथ सेक्शन का है, मैथ साइंस सेक्शन उसका है, लेकिन क्या वो EVS पेपर अटेम्प्ट करता है सारे? तो नहीं करता है ना। और आपने अभी अगर कहीं एक बार एग्जाम क्वालिफाई किया होगा तो क्या आपने सारे पेपर लगाए होंगे? लगाए भी होंगे तो आप इस टाइम तक भूल गए होंगे। तो उसके रिवीजन के लिए आप ये पूरा रिवाइज करिएगा, आपको इससे ज़रूर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपने CTET नहीं क्वालिफाई किया तो उसका एक अलग अपना लेवल होता है। तो हम लोग CTET के भी सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवा के देंगे जिससे ये होगा कि हम इजी से टफ की तरफ बढ़ेंगे। CTET होने के बाद फिर प्रीवियस जो सुपर टेट के क्वेश्चन पेपर हैं या असिस्टेंट टीचर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो, उसके बाद पूरी एनालाइज करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं करंट से रिलेटेड वो सब हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और देखिए, जहाँ तक है कि क्वेश्चन वही घूम घूम के बनते हैं उन्हीं टॉपिक से, क्योंकि वही इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है और वही GK में आ रहे हैं, वही हमारी पॉलिटी में आ रहे हैं क्वेश्चन।
तो बनते क्वेश्चंस वही हैं। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और आपको ऐसे कंटेंट में कमी नहीं है कि कितना कंटेंट है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हमें मिल जाए पॉइंट टू द पॉइंट और उसी से रिलेटेड, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 देखते हैं। कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन बायोहाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 13 की बात करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, यानी कि क्वांटम नंबर्स हमारे बहुत सारे होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, सब अब अपने अपने अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, फिर चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मेन काम होता है कि वो क्या बताए, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 2। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी हमेशा विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है। तो राइट आंसर होता है क्वेश्चन 14 का थर्ड, विटामिन सी। विच वन इज वीक एसिड। तो सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सब कैसे एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और ये स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात की है सिट्रिक एसिड की, ये एक क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है कि एक तो ये बात पता चली कि ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें कार्बन होता है। ठीक है, इनमें आपको कार्बन नहीं मिलेगा, और ये क्या होता है, इन तीनों के कंपैरिजन में ये वीक है। ओके, क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन 16, विच साइंटिस्ट वाज डेवलप्ड की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी कि की बात की गई है एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन की, तो उसका राइट आंसर है जॉन रे। जॉन रे ही ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने की दी थी आइडेंटिफिकेशन की, किसकी, एनिमल्स की। ठीक है, तो राइट आंसर है जॉन रे। क्वेश्चन 17, सीडलेस फ्रूट। ठीक है, यानी कि सीडलेस आप समझ होंगे बिना बीज के फल। सीडलेस फ्रूट आर ऑफ नो यूज इन कोकोनट, टोमेटो, बनाना, ग्रेप। तो ग्रेप में भी सीड्स का यूज किया जाता है, होते हैं सीड्स, बनाना में भी होते हैं और टोमेटो में भी होते हैं, लेकिन कोकोनट ऐसा है जिसमें हमें सीड्स की जरूरत नहीं है। तो सीडलेस फ्रूट्स आर ऑफ नो यूज इन कोकोनट, तो राइट ऑप्शन होता है कोकोनट। फाइबर्स ऑफ कॉटन, कॉटन फाइबर होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है, कि किस पोर्शन से, यहाँ पे पूछा है कि वो ऑब्टेन किया जाता है। इनर फ्रूट वॉल से तो नहीं, कैलिक्स से बिल्कुल भी नहीं, सीड कोट से या फ्रूट वॉल से, तो फ्रूट वॉल तो नहीं है, यहाँ पे सीड कोट इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन थर्ड। सिल्क की बात की जा रही है। अब देखिए आपके पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये सिल्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो रखा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन्होंने लाइफ साइकिल से पूछ लिया है कि सिल्क किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो एग से तो नहीं किया जाता है, ऑब्वियसली प्यूपा स्टेज से ही किया जाता है। इसको गर्म पानी में खोलते हुए गर्म पानी में डाल दिया जाता है, अंदर जो वॉर्म होता है वो पूरा मर जाता है, फिर उससे धीमे धीमे महीन सी फाइनर जो हमारी सिल्क थ्रेड्स होती हैं उनको अलग कर लिया जाता है और सिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 2, प्यूपा। यहाँ पे विविपेरी, हम लोग इससे पहले भी विविपेरी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन में राइजोफोरा था। तो विविपेरी जर्मिनेशन किस में देखा जाता है, तो हमने तब भी पढ़ा था कि मैनग्रूव में देखा जाता है। ठीक है, तो राइजोफोरा एंड मैनग्रूव प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें विविपेरी जर्मिनेशन को देखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होता है ऑप्शन थर्ड। HIV मेनली इन्फेक्ट्स, तो देखिए वो लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, हम यहाँ पे पूछा है कौन सी, क्योंकि सभी लिम्फोसाइट्स हैं तो वो हमेशा हेल्पर लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करती हैं। तो 21 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 2, हेल्पर लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे सिंड्रोम की बात की गई है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू। तो देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे 22 हमारे ऑटोजोम्स होते हैं, 23 हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे 22 और 23 की बात नहीं कही है, यहाँ पे 21 की बात की गई है। यहाँ पे 21 में हमारे 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 2 की जगह पे क्या हो जाते हैं, 3 आ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स, ये तो एक्स हम बना रहे हैं, एक्चुअल में ये इस तरह से क्रोमोसोम्स दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 होने के बजाय क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 3 आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाती है और इसी को कहते हैं, इससे प्रॉब्लम हो जाती है, उसी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है,
तो डाउन सिंड्रोम में क्या होती है, जो हमारा 21 पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। तो इसका आंसर हुआ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। क्वेश्चन 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कीप इट्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। नॉर्मली क्या होता है, स्टोमेटा हमारे दिन में ओपन होते हैं और रात में क्लोज हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लांट है, ठीक है, तो वो जिसका जस्ट उल्टा होता है। तो वाटर लिली तो नॉर्मल है, तो वाटर लिली में ऐसा नहीं होता। कैक्टस, सेकेंड ही ऑप्शन हमारा राइट होता है। कैक्टस में ऐसा होता है कि हमारे नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं और दिन के टाइम पर क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा कैक्टस राइट होता है। विच इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हम क्या लेते हैं, क्या प्रोडक्ट में बनता है, ये बार बार घूम घूम के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपकी राइट रिएक्शन कौन सी है, हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती क्या है, देखिए जब भी फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या होना फैक्टर्स ज़रूरी हैं। सबसे पहले प्लांट का होना ज़रूरी है, प्लांट में क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये लीफ है तो लीफ में हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। इसके अलावा हमें CO2 की ज़रूरत होती है। CO2 हमें कौन देता है, हम ही लोग, इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो CO2 निकालता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। तो CO2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़मीन से प्लांट को वाटर मिलता है, ठीक है, प्लांट उससे वाटर ले लेता है और उसके बदले में यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल है और सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट के साथ मिलकर ये रिएक्शन करता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग ह्यूमन बीइंग ले लेता है, CO2 दे के O2 ले लेता है और वाटर भी यहाँ पे बनता है। और प्लांट्स को क्या मिल जाता है, यहाँ पे फूड मिल जाता है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, जो कि लीव्स में होता है और फिर पूरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली अगर देखें तो हमारे ये सारे ऑप्शन रॉन्ग होते हैं और क्वेश्चन 24 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 2, ठीक है। तो इसको एक बार फोटोसिंथेसिस पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे घूम घूम के आपके सारे सेट्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन 25, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी है उसमें चेंज किया जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का। द चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, अगर केल्विन स्केल में देखें तो क्या चेंज आएगा। ऑब्वियसली अगर हम किसी भी चीज़ में, इससे हमें नहीं मतलब है कि वो डिग्री सेल्सियस है या वो, अगर हम 50 डिग्री का चेंज ले रहे हैं तो केल्विन में भी उतना ही चेंज होगा, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट होता है, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, आपको जो क्वेरी हो पूछते रहिए और जो भी टॉपिक्स आपको लगे, इससे आगे हम लोग टॉपिक लेंगे, जैसे नेशनल पॉलिसी है, बजट है, हमारा जो 2021 है, तो हमारे सारे नए डेटा आने वाले हैं और भी कुछ आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, तो वो सब करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ें आपको लेंगे और टॉपिक वाइज आपको देंगे। लेकिन पहले प्रीवियस ईयर आपके यूपी टेट के चलेंगे, फिर CTET के चलेंगे और फिर फर्दर आगे और भी वो होते हुए टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा। Okay, thank you so much.